friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि गैर संभाविता प्रतिचयन के प्रकार को कवर किया है। देखिए, इससे पहले हम आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती हैं सैम्पलिंग वो बता चुके हैं, और साथ में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जितने भी टाइप्स हैं हमने आपको वो भी सब क्लियर कर दिया है। इससे पहले का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग को उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं सुविधानुसार प्रतिचयन। मतलब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें से सैंपल को सेलेक्ट करता है। तो in convenience sampling the researcher select those units from the population which are accessible to the researcher। मतलब जो उसको accessible होती है, easily जो मिल जाती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लेता है। देखिए, ये हमारा, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दें कि जैसे हमारा रिसर्चर है और ये पूरा पॉपुलेशन है, तो अगर रिसर्चर उस पॉपुलेशन में से यूनिट सिलेक्शन के लिए जाता है तो जो भी उसके आसपास की सैंपल्स हैं, जो उसके आसपास की यूनिट्स हैं, वो अपने सैंपल में उनको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये हो गई हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि रिसर्चर की पहुंच इन आगे वाले जो यूनिट्स थी उनके पास इजीली हो पा रही थी, उसके उनका एसेसिबल, उन तक उसकी एक्सेस अच्छे से मतलब वो पहुंच पा रहा था, बाकी की यूनिट्स तक वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने अपने साइज, जो भी उसका सैंपल साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो यूनिट्स हैं वो ले ली। तो ये हमारी हो गई सुविधा अनुसार या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सब्जेक्ट्स आर चूजन सिंपली बिकॉज दे आर ईजी टू रिक्रूट। इसमें जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसलिए सेलेक्ट किया जाता है, मतलब या जो यूनिट्स हैं इनको हमने जो सेलेक्ट किया है वो इसलिए सेलेक्ट की जाती हैं क्योंकि वो आसानी से लेने लायक है। दिस टेक्निक इज कंसिडर्ड ईजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। ये जो टेक्निक होती है वो बहुत सादा, मतलब सिंपल रहती है, सरल इसको समझा जाता है। चीपेस्ट यानी कि इसमें बहुत कम जो पैसे हैं उनका खर्चा होता है, और बहुत टाइम भी कम होता है, क्योंकि हम जो रिसर्चर है वो अपने जो भी एरिया के आस पास या किसी भी तरीके से जो इजीली मिल पा रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड, इसी का एक है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, जो कि अभी हमने सैम्पलिंग बताई उसका ही एक टाइप है, यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही टाइप है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, द रिसर्चर पिक्स अ सैंपल एंड कंडक्ट रिसर्च ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कलेक्ट रिजल्ट एंड देन मूव्स ऑन द अदर सैंपल। ये सपोज ये हमारा सैंपल है, तो जो रिसर्चर था उसने सबसे पहले एक सैंपल, ये हमारा पूरा पॉपुलेशन है, और रिसर्चर ने सबसे पहले ये जो रेड से हमने ये दिखाए हैं उनको सेलेक्ट कर लिया एज अ वन सैंपल। तो पहले वो अपना जो भी रिसर्च करेगा इस सैंपल पे कर लेगा, फिर दोबारा से सेम पॉपुलेशन में से वो फिर से अपने अकॉर्डिंग कुछ और जो है यूनिट्स को सेलेक्ट करेगा, एक और सैंपल बनाएगा, फिर उस पर भी सारे रिसर्च करेगा, जो भी इसको रिजल्ट अप्लाई कर, टूल्स अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करेगा और रिजल्ट लेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, एंड अगेन उसी पॉपुलेशन में से वो बची हुई जो और यूनिट्स हैं उनको भी ले लेगा एज अ सैंपल। मतलब वो जितने भी 3-4 सैंपल एक पॉपुलेशन में से लेके सभी सैंपल के डेटा को, सभी सैंपल से डेटा कलेक्ट करके फिर उनको एनालाइज करता है। तो यहाँ पर रिसर्चर के पास बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि जो रिजल्ट आए वो उसके बिल्कुल करेक्ट आए, क्योंकि जो सारी हमारी पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर वो लगभग कवर कर लेता है। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग है उसे हम तभी अप्लाई करेंगे जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो, मतलब उसका साइज ज़्यादा बड़ा ना हो कि हम अपने जो है सैंपल में उनको कवर ना कर पाए। मतलब ज़्यादा लार्ज सैंपल, ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन के केस में ये सैम्पलिंग अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम जब पॉपुलेशन स्मॉल है तभी अप्लाई करेंगे। दिस सैम्पलिंग टेक्निक गिव्स द रिसर्चर अ चांस टू वर्क विद मल्टीपल सैंपल। इसमें जो है रिसर्चर को मल्टीपल सैंपल्स यानी कि बहुत सारे सैंपल्स के साथ में वर्क करने का चांस या मौका मिलता है, टू फाइन ट्यून हिज हर रिसर्च वर्क टू कलेक्ट वाइटल रिसर्च इंसाइट, जिससे कि उसे खुद के ही रिसर्च वर्क के बारे में और दोबारा दोबारा जानकारी मिलती रहती है, जो उसने एक सैंपल पे अप्लाई किया, दूसरे सैंपल पे अप्लाई किया और नेक्स्ट सैंपल पे अप्लाई किया। आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग, इसको हिंदी में कोटा प्रतिचयन बोला जाता है। इन कोटा सैम्पलिंग द रिसर्चर इंश्योर्स इक्वल और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन विच ट्रेट इज कंसिडर्ड एज बेसिस ऑफ द कोटा। इसमें क्या करा जाता है, अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन है तो उसमें से
कोई हम अपने अकॉर्डिंग कोटा डिसाइड कर लेते हैं, रिसर्चर की जो रिसर्च है उसके नीड के अकॉर्डिंग वो अपना एक कोटा डिसाइड कर लेगा, उस कोटा के अकॉर्डिंग उसमें से सैंपल, जो पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल को लिया जाएगा। द बेसिस ऑफ कोटा आर यूजुअली एज, जेंडर, एजुकेशन, रेस, रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो ये कोटा लेने का जो तरीका है उसका बेसिस जो होता है वो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी पॉपुलेशन है उनकी एज ग्रुप हो सकता है, जेंडर हो सकता है कि लड़का या लड़की हम में से किसको लेना है, या कितने हमें जेंडर के अकॉर्डिंग पे डिवाइड करने हैं, या एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं उनको, उनकी रेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजन, या फिर उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमें कोटा सिलेक्शन करना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, और रिसर्चर का जो नीड है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ईच कोटा की, मतलब जो कोटा है यहाँ पर वो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और उनके हर एक लेवल के अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अगर 5 लेवल रिसर्चर ने डिवाइड किए हैं तो उन 5 लेवल में से उसे इक्वल इक्वल सैंपल में से अपने कलेक्ट करना है, और उसका सैंपल साइज जो है रिसर्चर को रखना है 150। तो वो क्या करेगा, अपर क्लास में से 30 लेगा, मिडिल क्लास में से भी 30 लेगा, लोअर मिडिल में से भी 30, एंड वर्किंग क्लास में से 30, एंड पुअर जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग उसमें से 30। तो इन सबको ऐड करके जो आंसर आया उसका वो आया 150 पूरा सैंपल। तो जैसा हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में करते थे वैसा ही हम यहाँ कर रहे हैं कि अलग अलग कोटा के अलग अलग जो हमने कैटेगरीज बनाई उन कैटेगरीज में से अपने अकॉर्डिंग हम इक्वल जो है वो ले इक्वल सैंपल जो है वो ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है हम इक्वलिटी भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो सिलेक्शन है वो हमारा इक्वली भी हो सकता है और प्रोपोर्शनेट भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। मतलब जितना पॉपुलेशन में अपर क्लास लाई कर रहे हैं उतने ही प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल साइज में जो है अपना सैंपल रखें, मतलब यूनिट्स को रखें। जैसे कि अगर हमें सैंपल साइज लेना है 100 का और पॉपुलेशन थी हमारी 1000 की, तो 1000 में से केवल 10 लोग ऐसे थे जो अपर क्लास में लाई कर रहे थे, तो हमारे 100 के सैंपल में केवल 1 पर्सन ऐसा होगा जो कोटा सैम्पलिंग में अपर क्लास में से लिया जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनेट लेंगे, तब ये कंडीशन होगी। और इक्वल कंडीशन का हमने आपको एग्जांपल यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट इज जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको स्व उद्देश्य प्रतिचयन भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स आर चूजन टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। इसमें जो हम सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, यूनिट्स को, वो एक हमारा जो रिसर्चर है उसके माइंड में कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है कि उन्हें यही सब्जेक्ट या यही यूनिट्स क्यों लेनी है, उसके अकॉर्डिंग पूरे पॉपुलेशन में से उन यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाता है। With judgmental sampling, the researcher believes that some subjects are more fit फॉर द रिसर्च कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल। इसमें रिसर्चर ये सोचता है कि जो भी हमें पॉपुलेशन में से लोग हैं उनमें से कुछ ही ऐसे जो है सब्जेक्ट्स, कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल हैं जो उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़्यादा फिट रहेंगे, जिनसे उसे रिलायबल डेटा मिल पाएगा, तो उन्हीं को वो अपनी जो है उसमें सैंपल में सेलेक्ट करता है। इसलिए इसे पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग कही जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रिसर्चर है उसके जजमेंट और उसका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उस पर डिपेंड करती है। दिस इज द रीज़न वाई दे आर पर्पसिवली चूजन एज सब्जेक्ट। इसीलिए यही जो एक रीज़न है जिसकी वजह से वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पर्पसिवली चूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर रिसर्चर है, कुछ उसे रिसर्च करना है ऐसे स्टूडेंट पर जो किसी भी तरीके से दिव्यांग अगर हम कह दें, या फिर डिसेबल जो स्टूडेंट है उन पर उसे रिसर्च करनी है, तो अगर उसका जो पर्पस है वो सारे डिसेबल को कवर करना नहीं है, उसका पर्पस केवल है कि ब्लाइंड स्टूडेंट को उसे कवर करना है, जिनको कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसे स्टूडेंट को वहाँ पर कवर करना है, तो वो केवल जो डेटा कलेक्ट करने चाहेगा वो पर्पसिवली जो पूरे के पूरे दिव्यांग या फिर जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट थे उनमें से केवल जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उन्हीं पर जाएगा वो अपना डेटा कलेक्शन करने के लिए। तो वो यहाँ पर उसका जो डेटा कलेक्शन हो गया वो पर्पसिवली वो केवल उन्हीं लोगों से बात करेगा जो ब्लाइंड है। तो यहाँ पर और ये हो सकता है कि उसका पर्पस ब्लाइंड को बात करने, ब्लाइंड से डेटा कलेक्शन करने का था, पर उस रिजल्ट को वो अदर लोगों पर, मतलब जो एक डिसेबल पीपल है उन पर अप्लाई कर दे, किसी बेसिस पे कुछ उसकी रिजल्ट रही हो। पर ये एग्जाम्पल इतना फिट नहीं है। इसके अलावा भी हम, मतलब ये समझिए आप कि जो रिसर्चर है उसका एक पर्पस होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेक्शन करता है। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको हिंदी में बर्फ के प्रतिचयन भी कहा जाता है।
इसमें देखिए हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। जैसे ये रिसर्चर है और उसे अपना डेटा कलेक्शन करना है, तो रिसर्चर के अकॉर्डिंग जो उसे रिलायबल लगेंगे कि उसे उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, अपने आसपास के जो भी यूनिट्स हैं वो उनके पास जाएगा इंफॉर्मेशन लेने या डेटा कलेक्शन के लिए। अगर उसे क्वेश्चन या फिल करवाना है तो वो इन्हीं सबसे पहले, जैसे यहाँ पर उसने मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स के पास वो गया क्वेश्चन फिल करवाने के लिए, एंड देन वो क्या करेगा कि इनको भी, जो तीनों स्टूडेंट हैं उनको भी अपने क्वेश्चन को बांट देगा और उनसे कहेगा कि आप ही जैसे यूनिट से रिलेटेड, मतलब जो डेटा, जैसे अगर उसे चाहिए हायर क्लासेस से रिलेटेड स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, तो मान लीजिए ये उसका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो गया, ये उसका सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो गया, ये उसका थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो गया, तो वो इनसे कहेगा कि आप ही से रिलेटेड या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर से ही रिलेटेड जो और स्टूडेंट है आप उनको ये क्वेश्चन दीजिए एंड मुझे वापस ला के दीजिए, और यही चैन उसका आगे चलता जाएगा। तो जैसे उसने फर्स्ट ईयर वाले को दिया तो फिर उसने और फर्दर आगे स्टूडेंट को दिया, सेकेंड ईयर वाले ने भी आगे के और स्टूडेंट को दिया, ऐसी थर्ड ईयर वाले ने और आगे के स्टूडेंट को दिया। ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मिक्स स्टूडेंट हो, एंड फर्दर वो आगे उस क्वेश्चन को देंगे, तो वापस से ये क्वेश्चन उनको मिल जाएगा, रिसर्चर को यहाँ से वापस डेटा कलेक्ट मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे स्नोबॉल का हम कहते हैं कि वो जैसे अपने साथ जैसे जैसे वो चलती जाती है तो वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनको अपने साथ साथ लेते चली जाती है। तो यहाँ पर रिसर्चर इसको स्नोबॉल जो सैम्पलिंग है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसर्चर ने डेटा तो दिया अपना केवल एक यूनिट को या तीन सैंपल्स को, तीन इंडिविजुअल्स को उसने अपना क्वेश्चनर दिया डेटा कलेक्शन के लिए। अब वहाँ से वो फर्दर जो है वो आगे बढ़ा दिया गया और लास्ट तक के जो भी उसे सैंपल था उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ तक पहुँच गया क्वेश्चनियर, एंड वापस क्वेश्चनियर से उसे डेटा मिल गया। तो यहाँ पर रिसर्चर को सबके पास जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ही यूनिट से इसमें उसे डेटा मिल गया। तो ये ज़्यादा इजी रहता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, रिसर्चर का ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहती है कि इतना रिलायबल डेटा हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हो सकता है कि जो फर्दर यूनिट सेलेक्ट की जा रही हैं वो इतनी रिलायबल ना हो। पर इसका भी एक अपना फ़ायदा है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्चर का रिसर्च है, उसे डेटा कलेक्शन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जा सकता है। अब ये थी हमारी कुछ रेफरेंसेस जहाँ से हमने अपनी सैम्पलिंग के लिए जो भी टाइप्स हमने बताए हैं उनको लिया है, और आप अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो इन सारे जो है लिंक्स, उन पर जाके आपको डेटा मिल सकता है अगर आप डेफिनेशंस वगैरह चाहते हैं तो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपके जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।